हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लेटेस्ट रिलीज साउथ मूवी इडली कढ़ाई, जिसकी सिंपल सी स्टोरी आप सभी को बहुत अच्छी लगने वाली है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मूवीज और वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो कहानी की शुरुआत में हम एक शिव केशव नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक बहुत अच्छे और सिंपल विचारधारा वाले इंसान होते हैं। इनकी एक छोटी सी इडली की दुकान होती है और इनके परिवार में इनकी पत्नी के साथ इनका एक बेटा होता है, जिसका नाम होता है मुरली। मुरली अभी स्कूल में पढ़ रहा होता है। जब भी उसकी छुट्टियां होती तो वो अपने पापा के साथ इडली की दुकान में काम करने के लिए आ जाता था। यहाँ हम देख पाते हैं कि शिव केशव अपने कर्म को ही पूजा मानते थे। हर सुबह 3 बजे इडली की दुकान खोलने से पहले उसकी अच्छे से सफाई करके पहले पूजा करते थे। इडली बनने के बाद अपने दुकान में आने वाले ग्राहकों को इडली खिलाने के साथ साथ अपने पूर्वजों के किस्से भी सुनाया करते थे। दरअसल शिव केशव के पूर्वज फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। उन्हें इस बात का बहुत गर्व रहता था। वो हमेशा ही सबको अहिंसा के मार्ग पर रहने का सिखाते थे। अब ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देख पाते हैं कि मुरली अब स्कूल से कॉलेज जाने लग गया है और उसके अंदर ये समझ आ चुकी थी कि पापा के छोटे से इडली की शॉप से उसका गुजारा नहीं होने वाला है। उसे भी सबके जैसे अमीर बनने की चाह मन में आ चुकी थी। इसलिए वो अपने घर पर एक ग्राइंडर लेकर पहुंचता है और यहाँ अपने मम्मी पापा से बताता है कि जो आप लोग हर सुबह 3 घंटे तक इडली का बैटर बनाने में समय लगाते हैं, तो क्यों ना वो काम ग्राइंडर कर दिया करेगा और हम दूसरी जगह पर और भी इडली कढ़ाई के नाम से फ्रेंचाइजी खोल लें, जिससे हम भी एक दिन अमीर बन पाएंगे। यहाँ उसके पिताजी बताते हैं कि बेटा, मैंने ये इडली की दुकान पैसों के लिए नहीं खोली है। दरअसल शिव केशव के हाथ की इडली के स्वाद की वजह से ही पूरे गांव में शिव केशव का बहुत बड़ा नाम था। लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे और वो अपने इस सम्मान से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो ग्राइंडिंग को एक बार टेस्ट करते हैं। हालांकि ये ग्राइंडर शिव केशव के हाथों जैसा स्मूथ बैटर तो बना देता है, पर वो टेस्ट लाना भूल गया, क्योंकि मुरली को ये अंदाजा नहीं था कि प्यार और मशीन 2 अलग चीजें होती हैं। शिव केशव भी ग्राइंडर को रखने के लिए मना कर देते हैं। मुरली अपने पिता को बहुत मनाता है कि पापा, ऐसे ही सारी जिंदगी नहीं बिताना चाहता, मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। इडली की और भी दुकानें खोलकर हम अमीर बन सकते हैं। जिस पर शिव केशव कहते हैं कि बेटा, इडली की 10 दुकानें खोल तो लेंगे, पर हर जगह मैं नहीं बना पाऊंगा और इससे पूरे गाँव में मेरा नाम भी खराब हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि यही मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है। इसके बाद मुरली शहर जाकर पढ़ाई करने का डिसीजन लेता है। जिसके बाद जब वो शहर की ओर जाने लगता है, तब उसके पिताजी कहने लगते हैं कि बेटा, फ्यूचर में मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरी इडली की दुकान रहनी चाहिए। जिसके कुछ सालों के बाद का सीन देख पाते हैं। शहर में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है और फॉरेन के बहुत बड़े रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट का काम संभाल रहा है। जिसके बाद हम उस होटल के ओनर को देख पाते हैं। ओनर का नाम होता है विजय विष्णु। इसकी 2 बच्चे होते हैं, अश्विन और मीरा। ओनर का बेटा अश्विन एक नंबर का नकारा, निकम्मा, नल्ला बेरोजगार होता है और वही मुरली समझदार, होशियार, एक जिम्मेदार इंसान होता है। इसीलिए ओनर मुरली से बहुत खुश था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी बेटी मीरा के लिए मुरली से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता है। इसलिए उसने कुछ ही दिनों में अपनी बेटी से मुरली की शादी फिक्स कर दी थी। जिसके बाद हम अश्विन को देख पाते हैं। अश्विन कहीं से गैम्बलिंग करके आया था और हारने की वजह से उन लोगों से मारपीट हो गई थी। यहाँ ये विजय विष्णु अपने बेटे को समझा रहा होता है कि अब तुम्हारी उम्र जा चुकी है ये सारी हरकतें करने के लिए। तुम्हें मुरली जैसे समझदार और जिम्मेदार बनना चाहिए, ताकि मेरे बाद मेरे बिजनेस को तुम संभाल सको। यही हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि अश्विन को ईगो प्रॉब्लम है। उसे मुरली से खुद का कंपैरिजन करना बहुत बुरा लगता था। जिसके बाद उसी रात को वो मुरली को एक जगह बुलाता है और उसे बहुत पीटता है और सुबह जिससे लड़ाई हुई थी उसके यहाँ जाकर वापस से लड़ाई करके उसे शूट करने ही वाला था कि मुरली उसे रोक लेता है। अब मुरली की सगाई वाला दिन आ जाता है और यहाँ सगाई से पहले ही उसके घर से फोन आता है उसकी मम्मी का कि उसके पिताजी अब नहीं रहे। ये बात सुनते ही मुरली एकदम टूट चुका था और विजय विष्णु को पता चलते ही उसने उसके लिए तुरंत फ्लाइट बुक करा दी और उसके साथ अपने एक मैनेजर राम राजू को भी भेज दिया। अब मुरली जब अपने घर पहुंचता है तो अपने पिता को देख बहुत ही उदास हो जाता है। यहाँ उसकी माँ बताने लगती है कि वो हर रोज सुबह की तरह 3 बजे उठकर इडली की दुकान पर गए, वहाँ का काम खत्म करके घर आए और एक अचानक से शिव केशव की डेथ हो गई। जिसके बाद हम राम राजू की फैमिली को देख पाते हैं। यहाँ उसकी पत्नी, 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ होती है। राम राजू को अपने घर की कंडीशन देखकर बाहर जाके कमाने वाले फैसले पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। दरअसल उसके बच्चे अपने पिता को
भूल चुके थे और रामराजू की माँ की याददाश्त इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो अपने बेटे को नहीं पहचान पा रही थी। ये देखकर रामराजू को बहुत बुरा लगता है। वहाँ दूसरी तरफ हम अंतिम संस्कार के बाद मुरली की माँ को देख पाते हैं। दरअसल शिव केशव के डेथ के वजह से वो एकदम सदमे में जा चुकी थी और यही हमें पता चलता है कि एक बार जब मुरली की मम्मी प्रेग्नेंट थी और उनसे घर का काम नहीं हो रहा था, तब मुरली की दादी ने ही शिव केशव को खाना बनाने के साथ साथ इडली बनाना भी सिखाया था और तभी से वो इडली का बिजनेस कर रहे हैं। यही हम देख पाते हैं कि मुरली के घर में एक गाय होती है जो कि प्रेग्नेंट थी। जिस दिन मुरली के पापा की डेथ हुई उसी दिन गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया था, इसलिए मुरली को उस बछड़े में अपने पिता नजर आते थे। अब एक दिन मुरली घर में बैठकर ये सोच ही रहा था तो उसे आगे क्या करना है कि तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी अब नहीं रही। फाइनली माँ बाप का अंतिम संस्कार करने के बाद मुरली सोच लेता है कि अपने पापा की इडली की दुकान को बेचकर यहाँ से फॉरेन चला जाएगा, क्योंकि बार बार मीरा का भी कॉल आ रहा था और मीरा ने रामराजू को मुरली के साथ इसीलिए भेजा था कि वो जल्द से जल्द वापस फॉरेन आ सके। शिव केशव के इडली की दुकान के सामने ही एक सत्या नाम का बंदा होता है जिसका पराठे का दुकान था। इस गांव में शिव केशव के हाथ की इडली इतनी फेमस थी कि सत्या के पराठे खाना का सूंघना भी नहीं चाहता था। और जब से शिव केशव मर गया तो इस खबर से सत्या बहुत खुश था कि अब लोग उसके हाथ के पराठे खाएंगे और उसका खूब बिजनेस चलेगा। यहाँ उसकी दुकान खरीदने के लिए सत्या ही आया था और उसने 7 लाख का ऑफर दिया था। मुरली पेपर पर साइन ही करने वाला था कि तभी वो रुक जाता है क्योंकि उसका मन नहीं मान रहा था। अब ये बात सुनकर तुरंत मीरा कॉल लगाती है और मीरा मुरली से कहने लगती है कि मैंने ही तुम्हें 7 लाख का ऑफर दिलवाया था और तुमने उसे भी ठुकरा दिया, क्यों? मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत जल्दी वहाँ का काम खत्म करके मेरे पास आ जाओ, क्योंकि शादी की बहुत सारी तैयारियां बाकी है, बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं और उनके सामने हम अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। मीरा की ऐसी बातें सुनकर मुरली बहुत ही दुखी होता है और शादी करने से मना कर देता है। ये बात मीरा का भाई अश्विन सुन लेता है और वो भी मुरली के ऊपर प्रेशर डालने लगता है कि वो बहुत जल्द इंडिया छोड़कर फॉरेन आ जाए। और क्योंकि मुरली ने अपना मन बना लिया था कि वो अब अपने देश को नहीं छोड़ेगा, चाहे वो लोग कितनी भी धमकियां दे दे। इन सब के बाद हम कल्याणी को देख पाते हैं जो कि मुरली के माँ बाप के मरने की वजह से वो उसके घर में ही रहकर मुरली का ख्याल रखती थी। दरअसल मुरली और कल्याणी 9th क्लास तक एक ही साथ पढ़े हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर क्योंकि मुरली शहर जाकर पढ़ने और जॉब करने लग गया तो इसीलिए कल्याणी यहाँ अकेली पड़ गई थी। फाइनली मुरली अपने पापा की दुकान चलाने के लिए तैयार हो जाता है और अगली ही सुबह अपने पापा की तरह ही 3 बजे का अलार्म लगाकर उठ जाता है। इडली की दुकान में आने के बाद जैसे उसके पिताजी सिलबट्टे से ही इडली का बैटर बनाया करते थे, वैसे ही मुरली भी बनाने लगता है और 5 मिनट के अंदर ही वो थक भी जाता है, क्योंकि इडली का बैटर बनाना इतना आसान नहीं था। ये काफी ज्यादा मेहनत वाला काम है। अब जिन्होंने भी अपने हाथों से बनाया होगा उसे ये बहुत अच्छे से पता होगा। जिसके अगले दिन से मुरली के साथ साथ कल्याणी भी आने लगी और इन दोनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इन लोगों ने शिव केशव के जैसा स्मूथ बैटर तो तैयार कर लिया। अब बारी आई इडली बनाने और शिव केशव के हाथों के जैसे स्वाद की। फाइनली मुरली ने इडली तो बहुत अच्छी बना ली, पर जब कस्टमर आने लग गए तो उन्हें शिव केशव के हाथों का स्वाद नहीं मिला, इससे वो बहुत ही उदास हो गए। कुछ ही दिनों में मुरली को एहसास होने लग गया कि उसने अपने पिता के नाम को बनाए रखने की बजाय उसे डुबो दिया है। ये देखकर वो बहुत ही उदास हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वो अपने कुल देवता काल भैरव के पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ वो उनसे प्रार्थना करने लगता है कि आखिरकार मैं ऐसा क्या करूं जो अपने पिता के नाम को बनाए रखूं। उसी रात जब मुरली गहरी नींद में होता है तो उसे एक सपना आता है कि उसके पिता उसके पास आकर उससे कह रहे हैं कि बेटा मैं कहीं और नहीं गया, मैं तेरे पास ही हूँ, तेरे दिल के अंदर, और जैसे मैं किया करता था वैसे ही तुम उस इडली की दुकान की शुरुआत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ उस इडली की दुकान में ही रहूंगा। जिसके बाद मुरली की आंख खुलती है, वो अपने पास उस गाय के बछड़े को पाता है। मुरली को ये एहसास हो जाता है कि उसके पिता ने सचमुच उस बछड़े के ही रूप में जन्म लिया है और वो अगले ही सुबह से बिना अलार्म के अपने पिता की तरह 3 बजे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके इडली की दुकान के लिए निकल जाता है और दुकान में भी पहुंचकर दुकान की सफाई कर पहले सभी चीजों की पूजा करता है और उसके बाद जब वो इडली बनाता है तो वो एकदम शिव केशव के हाथों जैसा ही टेस्ट आता है। जिसका सीधा सीधा यही मतलब होता है दोस्तों कि काम भले ही छोटा हो या बड़ा हो, अगर हम उस काम में मन लगाकर और अपने कुल देवी देवता को याद करके उस काम की शुरुआत करें तो जरूर ही हम उसमें सक्सेस होंगे। इस इडली को सबसे पहले जो रखा वो शिव केशव के बचपन का दोस्त होता है। मुरली के हाथों का इडली खाकर उसे आज उसमें शिव केशव नजर आ रहा था। जिसके बाद हम अश्विन को देख पाते हैं जो कि मुरली के दुकान के सामने पहुंच चुका है। यहाँ पहुंचकर वो उसे बहुत ही मारने पीटने लग जाता है क्योंकि मुरली ने मीरा से शादी करने के लिए मना कर दिया था। मुरली बेचारा भी चुपचाप अश्विन की मार बर्दाश्त कर रहा था, पर जब अश्विन ने शिव केशव के इडली की दुकान पर अटैक करना चाहा तब मुरली चुप नहीं बैठा और उसने अश्विन को बहुत लतियाया।
एकदम लोटा लोटा के लतियाया है। जिसके बाद हम विजय विष्णु को देख पाते हैं, उसे ये पता चल चुका था कि मुरली ने उसके बेटे को खूब पीटा है, तो वो तुरंत ही अपने बेटे अश्विन से मिलने के लिए इंडिया आ जाता है। यहाँ डॉक्टर विजय विष्णु से बताते हैं कि आपका बेटा तो ठीक है, मगर उसे कवर होने में 1 महीना लग जाएगा। और यहीं इसी हॉस्पिटल में मुरली भी आया था और वो विजय विष्णु से माफी मांगने लगता है। यहाँ विजय विष्णु भी उसे धमकी देता है कि मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि 1 महीने बाद जब अश्विन ठीक हो जाएगा तो वो तुम्हारी क्या हालत करेगा। अब धमकी सुन के आने के बाद हम देख पाते हैं कि मुरली की दुकान में कस्टमर बहुत ही खुशी खुशी से आ रहे थे, क्योंकि उन्हें वापस से वो शिव केशव के हाथों वाली इडली का स्वाद मिल चुका था। वहीं दूसरी तरफ अश्विन, जिसकी तबीयत एकदम ठीक हो चुकी थी और फिर से लात खाने के लिए रेडी हो रहा था। और अब मुरली को समझ आ चुका था जो सुकून और पैसों की चाहत में वो अपने गाँव, अपने शहर को छोड़कर फॉरेन गया था, वो उसका गलत डिसीजन था। उसे एहसास होने लग गया था कि ये गांव, ये भेड़ बकरी, गाय, यहाँ के लोगों का प्यार और इडली से मिलने वाला सम्मान ही उसकी असली सुख शांति की वजह है। यही कल्याणी भी आ जाती है और वो चांदी की चैन को दिखाने लगती है, जो कि मुरली ने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था, क्योंकि कल्याणी को लगता था कि मुरली उससे बहुत प्यार करता था। और यही मुरली एक बात और क्लियर कर देता है कि वो आज भी कल्याणी से बहुत प्यार करता है। अब एक दिन सुबह सुबह मुरली जब अपने खेतों की ओर जा रहा था, तभी वो एहसास करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और यहाँ सचमुच अश्विन अपने गैंग के साथ आ चुका था। पर तभी मुरली रामराजू को फोन लगाकर अपने लोगों को अपना लोकेशन बता देता है। यहाँ बहुत ज्यादा फाइटिंग होती है पर मुरली हाथ नहीं उठाता है, क्योंकि उसे अपने पिता की दी हुई सीख याद आती है कि कोई भी चीज हम हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से ही प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ वो चुपचाप मार खा के बहुत ही जख्मी हो चुका था। इसी बीच उसके पिता भी आ जाते हैं और अपने पिता को दिखाने के लिए और अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो मुरली पर गोली चला देता है। कुछ देर के बाद ही रामराजू और पूरे गांव के लोग मुरली के पास पहुंच जाते हैं। उसे एक अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। यही हम रामराजू को देख पाते हैं, जो कि मीरा को अपने घर पर चाय का बहाना करके ले जाता है अपनी फैमिली वालों से मिलवाने के लिए। और वो उसे एक वार्निंग देता है कि अगर आज मुरली को कुछ भी होता है तो वो सभी उसे जान सहित मार देंगे, इसलिए मुरली को जब तक होश नहीं आ जाता है वो तब तक मीरा को अपने घर में ही बंद रखेगा। क्योंकि अश्विन ने मुरली के ऊपर गोली चला दी थी और उसके गांव वाले विजय विष्णु और उसके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए विजय विष्णु ने इस गांव के लोकल पुलिस वाले का हेल्प लिया। विजय विष्णु से मोटी रकम का लालच देकर कहता है कि कुछ भी करके मुरली के से हमें बचा लो, कुछ भी करो पर वो मेरे बेटे का नाम न ले पाए। क्योंकि गांव वाले जानते थे कि ये पुलिस एक नंबर का घुसखोर है, इसलिए वो लोग उसके ऊपर भरोसा न करके सरपंच को उसके साथ भेज देते हैं। और यहाँ मुरली सरपंच के सामने ही कह देता है कि उसे गोली किसने मारी उसने नहीं देखा। ये बात सुनकर विजय विष्णु तो बहुत खुश था, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। और अश्विन समझ गया था कि वो उसे माफी की भीख दे रहा है, जिससे अश्विन की वापस से ईगो हर्ट हो जाती है। यहाँ मीरा अपने पापा से कहने लगती कि पापा, पूरे गांव वाले हमारे खिलाफ है, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया है ना। मैं मुरली के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहती हूँ। अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है तो ठीक है, ये उसका डिसीजन है, मैं रह लूंगी, और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। पूरे गांव वाले कह रहे हैं कि अश्विन ने ही उसके गोली मारी है। ये सच है? यहाँ उसका पापा और भाई दोनों ही झूठ बोल देते हैं कि नहीं, अश्विन ने गोली नहीं मारी है। फाइनली मुरली पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और अपने घर आता है। यहाँ उसकी देखभाल करने के लिए कल्याणी भी उसके घर में होती है, पर घर के बाहर कल्याणी के लिए बहुत ही गंदी गंदी बातें बोली जा रही थी, जिससे परेशान होकर कल्याणी की माँ मुरली के घर आकर कल्याणी को ले जाती है। पर तभी यहाँ मुरली बता देता है कि वो बहुत जल्दी कल्याणी से शादी करने वाला है। और ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ ये दोनों बहुत ही खुशी से रह रहे होते हैं और वहाँ कल्याणी के घर पर सत्य आ गया था कल्याणी का हाथ मांगने के लिए, पर कल्याणी और उसकी माँ सीधे सीधे से मना कर देते हैं। और दूसरी तरफ विजय विष्णु उस पुलिस वाले को अपने पास बुला लेता है, उसे एक ऑफर देता है कि तुम्हें जितना चाहिए वो पैसा ले लो, मगर हम सभी को पता है कि अगर मुरली का दुकान को कुछ नुकसान हो तो वो जरूर अंदर से टूट जाएगा। दरअसल अब विजय विष्णु और उसके बेटे अश्विन ने ये ठान लिया था कि मुरली को हम नहीं मारेंगे, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाएंगे। और यहाँ विजय विष्णु ने एक मोटी रकम का ऑफर देकर उस पुलिस वाले से कहा था कि जो भी गांव में रोड साइड पर दुकानें होती तो उनके कागजात पूरे तो नहीं होते हैं, तुम कुछ भी कर उसकी दुकान तोड़वा दो। और ये पुलिस वाला भी बहुत मोटी रकम लेकर बहुत ही खुशी से तैयार हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद ही वो अश्विन से आकर बता देता है हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं है, उस इडली के दुकान के सारे कागज एकदम सही हैं, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये बात सुनकर अश्विन बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और हमें यहाँ पता चलता है जब ये पुलिस वाला छोटा था और एक दिन जब वो शिव केशव की दुकान में इडली खाने आया था, तब शिव केशव ने पूछा था कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, और इस पुलिस वाले ने कहा था कि मैं बड़ा होकर एक पुलिस बनूंगा। ये बात सुनकर ही उस दिन के बाद से ही शिव केशव ने कभी इस पुलिस वाले के इडली के पैसे नहीं लिए, ये कह के कि हम पढ़ने वाले बच्चों से पैसे नहीं लेते हैं। ये पुलिस वाला भले ही
घूसखोर था, पर विजय विष्णु से मोटी रकम लेकर इसने उस इडली की दुकान के सारे कागजी चीजें पूरी करवा दी, क्योंकि भले ही ये दल बदलू हो, अपने गांव वालों के साथ धोखा नहीं कर सकता। वहाँ दूसरी तरफ बहुत जल्दी मुरली और कल्याणी की शादी होने वाली थी, इसलिए ये लोग अपनी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। और उसी रात अश्विन के मन में पता नहीं क्या सोचता है और वो अपने पिता से कहता है कि पापा अब बस हो गया, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर उसका पापा बहुत ही खुश हो जाता है कि बेटा मैं भी यही चाहता था, बस हम कल सुबह ही फ्लाइट पकड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद हम मुरली के घर का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर वो सत्य आ चुका था, क्योंकि कल्याणी और उसकी माँ ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया था। यहाँ इसका भी ईगो हर्ट हुआ था, तो वो मुरली को जान सहित मारने के लिए आ गया था। और तभी रास्ते में उसका बछड़ा आ जाता है, वो इस बछड़े को ही मारने वाला था कि तभी मुरली आकर इसे बहुत पीटता है। जिसके बाद पूरे गाँव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। इन लोगों के बीच में ही बहुत फाइटिंग होती है, सभी मिलकर सत्या को बहुत पीटते हैं। वहाँ दूसरी तरफ अश्विन मुरली की इडली की दुकान के पास आ चुका था और इसी में आग लगा देता है। ये चीज रामराजू ने देख ली थी, तो वो तुरंत ही मुरली और उसके गांव वालों को बुला लाता है। मुरली की दुकान में आग लगाकर अश्विन बहुत ही खुश हो रहा था, अब जाकर उसका ईगो सेटिस्फाई हुआ था। पर यहाँ मुरली इडली को दुकान को जलता हुआ देखकर एकदम टूट गया था, क्योंकि अपने माँ पापा की बस एक आखिरी आशीर्वाद के रूप में ये इडली की दुकान ही तो थी और उस कुकुर ने उसे भी जला दिया। यहाँ ये बात जब मीरा को पता चला तो अपने पिता और भाई पर दोनों पर बहुत गुस्सा होती है कि पापा मैंने आप सभी से कहा था कि मुझे नहीं चाहिए मुरली, हम छोड़ देते हैं ना उसकी हालत पर, और फिर भी आप लोगों ने उसके ऊपर गोली चलाई और तो और उसके इडली की दुकान भी जला दी, ऐसा क्यों? जिसके बाद मीरा और अश्विन में खूब ज्यादा झगड़ा हो जाता है। यहाँ मीरा अपने को ही शूट करने वाली थी कि तभी विजय विष्णु अपने बेटे अश्विन को एक थप्पड़ लगा देता है, जो कि उसे बहुत साल पहले लगा देना चाहिए था। वहाँ दूसरी तरफ हम मुरली को देख पाते हैं, जो कि इडली की दुकान जलने की वजह से एकदम टूट हो चुका था। पर यहाँ कल्याणी समझाती है कि दुकान जल गया ना, जिससे हमारे पिताजी इडली का बैटर तैयार करते थे और जिसमें बनाते थे। सबसे बड़ी चीज कि तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, तुम्हारे पिता ने तो कहा था कि वो कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में है। दुकान का क्या है, दुकान तो तुम्हारे मम्मी पापा ने जैसे मिलकर बनाई थी वैसे ही हम दोनों भी मिलकर इस दुकान को बना लेंगे। बस सबसे बड़ा चीज जो उनका आशीर्वाद था वो तो हमसे दूर नहीं हुआ ना। कल्याणी की ये सारी बातें सुनकर मुरली को वापस से हौसला मिलता है और वो लोग दुकान को बनाने में जुट जाते हैं। यहाँ दुकान बनने के बाद अश्विन, विजय विष्णु और मीरा उसके दुकान के पास आते हैं, यहाँ पर उससे माफी मांगने के लिए। विजय विष्णु बताता है कि मेरे बेटे ने जितनी भी गलतियां की उसके जिम्मेदार अश्विन नहीं बल्कि मैं खुद था। अगर मैंने उसे बचपन में ही सही परवरिश दी होती तो आज ऐसा नहीं होता। यहाँ विजय विष्णु मुरली से कहता है कि अश्विन तुम्हारा गुनहगार है, तुम जो चाहो उसे सजा दे सकते हो। यहाँ पर मुरली ने सजा के तौर पर अश्विन से इडली का बैटर तैयार करवाने की सजा सुनाई, जिसे बनाते बनाते अश्विन को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की और वो लोग यहाँ माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि सचमुच शिव केशव अब भी मुरली की दुकान में ही रहते हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों। तो मूवी की स्टोरी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर, और मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। देव उठनी एकादशी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।